नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कविस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं और आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट 2025 का फॉर्म आ चुका है और लास्ट डेट 27 तारीख रखा गया है फॉर्म भरने का। तो जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे जरूर भर लीजिएगा। देखिए ये पेपर 1 आने वाला है, कक्षा 9 से लेके 10th के लिए जो पेपर होगा 1 वाला, उसी में हम सभी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ये पेपर कंप्लीट करने वाले हैं जो 20/5/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पीवाईक्यू से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पीवाईक्यू को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इस पे पकड़ बना लीजिए, रिजल्ट आराम से आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले एक पीवाईक्यू क्वेश्चन हो चुका था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, इस पे आप 100% भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। देखिए वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों का खोज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाल का था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा वास्को डिगामा कहाँ पर पहुंचा था पता है आप सभी को, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ध्यान दीजिएगा, केरल का कालीकट बंदरगाह पर। वहीं का राजा हुआ करता था राजा जेमोरिन, उसी ने इसका स्वागत किया था। अगला है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भूमि का मालिक उस समय राजा होता था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है। देखिए पीवाईक्यू की अगर बात किया जाए तो काफी ज्यादा प्रश्न रिपीट कर लिया गया है। अगर उन प्रश्नों को पूरा कंप्लीट कर लेते, पकड़ बना लेते और उसके आसपास से क्वेश्चन को पढ़ के चल जाते हैं तो आराम से स्कोर कर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो सामाजिक संविदा जो है ये किनकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा आप सभी रूसों की पुस्तक है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़िएगा तो वहां आपको रूसों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीथे कर क्या था। देखिए फ्रांस की क्रांति में एक था टीथे कर और एक था आपका टेले कर, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए टीथे कर जो लगाया जाता था ये धार्मिक कर पर लगाया जाता था और टेले वाला भूमि कर होता था। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेन कैंप किसकी रचना है। देखिए अगर मेन कैंप की बात किया जाए तो ये हिटलर की रचना है, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। देखिए पहला विश्व युद्ध की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। देखिए 1914 में प्रारंभ होता है और ये 1918 तक चलता है, लगभग ये 4 वर्षों तक ये युद्ध हुआ था। अच्छा आप सभी को पता है कि वर्साई की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था और वर्साई की संधि को आरोपित संधि मानता था कौन, हिटलर। इसी के कारण 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चलता है और 1945 तक ये चला था। जब जापान पे परमाणु बम गिराया गया उसके बाद जो है कि फिर ये युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है कि 96 की घेराबंदी कितनी लंबी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, याद रखिएगा 28 दिन की घेराबंदी थी, याद रखेंगे आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि लुईस 16वां 20 वर्ष का था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी डैश से हुआ था। तो यहाँ सबसे पहले ये याद रखिएगा कि लुईस 16वां कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का, पूछा जा सकता है प्रश्न। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे विवाह किया था, मेरी एंटोनेट से विवाह किया था, याद रखिएगा आप सभी, मेरी एंटोनेट से विवाह किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि लिब्रे डैश में मुद्रा की एक इकाई थी जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था। तो देखिए लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। लिब्रे कहाँ की मुद्रा था, फ्रांस की। अभी तक ज्यादातर मुद्रा जो चल रहा है यूरोप में यूरो मुद्रा चलता है, ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू होता है, इसी के दौरान रूस की वापसी, ध्यान दीजिएगा, रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो जाता है। मित्र देशों की सेनाओं को किस प्रकार प्रभावित किया था। तो देखिए मित्र देशों की सेनाओं को जो प्रभावित किया था कि मित्र देशों की सेना जल्द ही जर्मनी से अधिक होने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। और इसी युद्ध में कह सकते हैं कि 1917 में जो आपका अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है, यह भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा मित्र देश में कौन कौन सा देश था, तो याद रखिएगा फ्रांस, रूस, जापान और ब्रिटेन शक्तिशाली देश था, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं, मित्र देश में शामिल था फ्रांस, रूस, जापान, ब्रिटेन था और केंद्रीय शक्ति में शामिल था
एक था मित्र देश और एक था केंद्रीय शक्ति। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, याद रखिएगा आप सभी, और बुल्गारिया देश भी इसमें शामिल था। तो केंद्रीय शक्ति और मित्र देश। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 2011 जनगणना के अनुसार गोंड। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा आप सभी। अगला है, उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा फ्रेंड। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था वनों पर नियंत्रण और कड़ा करना और व्यावसायिक हितों के लिए उनके उपयोग को विनियमित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को कि भूल जाइएगा नहीं भूलिएगा। सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, ये जो मेहनत किया गया है सिर्फ आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको हम पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें और रिजल्ट आपका हो जाए। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आपको फैक्ट में बताते चल रहे हैं। अगर फैक्ट को भी देखते चल जाइएगा तो आराम से प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा। देखिए, पीवाईक्यू करने का अर्थ क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर जो क्वेश्चन आगे बन सकता है आसपास से, वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, प्रश्न वहीं से आएगा आपका। बात समझे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से बाहर क्यों रखा गया था? तो बता सकते हैं क्यों रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पितृवंशीय रिश्तेदार प्रणाली और विरासत के तरीकों के कारण ही इसे भूमि के स्वामित्व से बाहर रखा गया था महिलाओं को। अगला है, ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और रूप है। इनमें से ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा हो सकता है? तो कृषि भूमि ही सबसे महत्वपूर्ण साधन था। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये हो जाएगा राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो वो आपका गुजरात होगा पहला नंबर में, जबकि दूसरा नंबर में आपका राजस्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सभी निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये आपका मक्का। याद रखिएगा, मक्का का उपयोग किया जाता है भोजन और चारे के रूप में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषा है? देखिए, आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो 6 आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। याद रखिएगा, क्या बताएं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन और स्पेनिश, अरबी, ये कुल 6 भाषाएं हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यह भी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? यहाँ 4 संगठन दिया गया है, इसमें कौन सा एक संगठन नहीं था? तो सैन्य बोर्ड जो है ये राष्ट्र संघ के भीतर नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड। याद रखिएगा, जबकि शरणार्थियों के लिए आयोग, अस्थायी केंद्रीय हकीम बोर्ड और दास्ता आयोग, ये सभी था, जबकि ये वाला नहीं था। अगला है, बोरबान राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अबदस्त कर दिया गया था, डैश को संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो देखिए, बोरबॉन वंश किस संधि के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? वियना संधि के बाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। बात समझे? वियना संधि कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि किस साल में रूस में जारिस्ट सत्ता का पतन हुआ था? तो ये कब पतन हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि जारीना अलेक्जेंड्रिया थी। तो जारीना अलेक्जेंड्रिया जो थी ये आपका जर्मनी की मूल निवासी थी। याद रखिएगा आप सभी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी और डैश के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड यूनिस्ट के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसलें हैं। तो देखिए फलीदार फसलों की बात किया जाए तो दालें जो हो जाएगा ये फलीदार फसलें हैं। अगला है कि 1916 में किसके नेतृत्व में चरमपंथियों ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस करनी पड़ी थी। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था। तो फैक्ट को याद रखिएगा। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया किससे पराजित हो गए थे। तो देखिए ये सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए थे। याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में 1939 वाला त्रिपुरी वाला था, याद रखिएगा जो त्रिपुरी में हुआ था। अगला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से हुई है। देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड देश से हुई है। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था। तो देखिए भूमंडली शब्द का इजाद जो किया था सबसे पहले, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। याद रखिएगा आप सभी। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए रेशम मार्ग प्रारंभ होता है चीन से। कहाँ से, चीन से। अगला है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। देखिए अगर प्रेस की जन्मदाता की बात किया जाए तो जेम्स हिक्की को कहा जाता है। जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई थी। तो देखिए जापान में छपाई की तकनीकी की बात किया जाए तो ये चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। जो बौद्ध भिक्षु था चीनी। छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस नवाचार ने बुनकरों को उत्पादकता बढ़ाने और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा आप सभी, फ्लाई शटल इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए भारत, नेपाल और मालदीव ये सभी सार्क का सदस्य है, जबकि चीन नहीं है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अच्छा सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है पता है आप सभी को। भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, जबकि चीन इसमें शामिल नहीं है। बात समझे। रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को, जबकि अगर बात किया जाए तो डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर है। याद रखिएगा आप सभी, किस नदी पर, कावेरी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो ये 1 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है भारत में। यही वाला दक्षिण पश्चिम मानसून है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसी से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। अगला है किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1992 से ही दी जा रही है। भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऐसे अपना बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में। आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है। तो सभी को पता है 10 वर्षों पर होती है। देखिए सबसे पहला जनगणना कब हुआ था पता है आप सभी को, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन काल में शुरू हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जो है कार्यशील जनसंख्या के लिए है। कार्यशील जनसंख्या कौन सा उम्र का होता है। 15 से लेकर 60 वर्ष तक कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, यानी कि इस उम्र में व्यक्ति अधिक कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो देखिए सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान देश के साथ में। याद रखिएगा आप सभी। सबसे बड़ा किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 1948 में। मापनी क्या है। तो देखिए मापनी की बात किया जाए तो ये एक अनुपात है। मापनी याद रखिएगा क्या है, अनुपात। अगला है पृथ्वी के
अक्ष के सिरों को कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी का जो अक्ष का सिरा है ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, इसी को अक्ष कहा जाता है ना, तो इसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। जबकि इस रेखा को विषुवत रेखा, ऊपर वाला रेखा को कर्क रेखा और नीचे वाला रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो इसे हम सभी 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जिससे समय का निर्धारण होता है। अच्छा, अपना देशांतर रेखा क्या है आप सभी को पता है, तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, दुनिया की प्रदूषित नदियां में शामिल है। तो दुनिया की प्रदूषित नदियां में शामिल है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। मुहाना कहाँ है इसका, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। बात समझे। अगला है, भारत किस महाद्वीप में है? तो सभी को पता होगा, एशिया महाद्वीप में है। अगला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य डैश खनिज के लिए समृद्ध हैं? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा करता है, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका झारखंड है। जबकि भंडारण की दृष्टि से बात किया जाए कि सबसे बड़ा भंडारण कोयला का किसका है, तो आपका झारखंड का है, सबसे ज़्यादा भंडारण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही कथन है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, गलत बात। भारत जो है सब्जी के उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है, ना कि पहले स्थान पे। फलों, सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। कोई पदार्थ या वस्तु उसकी डैश के कारण संसाधन बन जाता है। तो कोई पदार्थ या वस्तु कब संसाधन बनेगा? जब उपयोग हम करेंगे उसको, ठीक है। जिसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन क्यों होगा? तो उपयोगिता के हिसाब से वो संसाधन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। तो ये नवीनीकृत और रिचार्ज करने की बात किया जाए तो ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा किया जाता है। अगला है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में होता है। तो ये आपका अंटार्कटिका इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मीठे पानी का है प्रतिशत, और ये बर्फ़ के रूप में ढका हुआ है, पता है, सबसे ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र है, और यहाँ कह सकते हैं कि एक बर्फ़ का मोटी परत बिछा हुआ है। अगला है, विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूमि जल के रूप में संग्रहित किया जाता है। 0.3% के रूप में आयोग के द्वारा यही आंसर लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूजल की एक तकनीकी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी की कमी का कारण नहीं है? तो देखिए, पानी का कमी कब होता है? इसका अत्यधिक दोहन करेंगे तो पानी का कमी होगा, अत्यधिक उपयोग करेंगे तो होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्र में बड़े हिस्सों की वनों की कटाई डैश के द्वारा की जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा झूम कृषि किया जाता है, तो ये स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई होता है, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की लुप्त पर्याय प्रजाति है? तो मणिपुर की लुप्त पर्याय प्रजाति कौन सी है? संगाई, याद रखिएगा आप सभी। संगाई जो है ये मणिपुर की लुप्त पर्याय प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक संसाधन है? देखिए, गैर पारंपरिक संसाधन जो हो जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, और इससे वायुमंडल प्रदूषण भी नहीं होता है। जबकि पारंपरिक संसाधन की बात किया जाए तो कोयला हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ये सभी पारंपरिक संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दबे हुए
जीव द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हैं वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं, क्योंकि जीवों के द्वारा ही बना है। करोड़ों वर्ष पहले जो जीव या पेड़ पौधा मिट्टी में दब गया, उसके बाद जो गल के जो निर्मित हुआ है उसी को कहा जाता है जीवाश्म। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार नहीं है? तो ये चीन के पास नहीं है, जबकि ईरान, इराक, सऊदी अरब के पास है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये आपका कोलकाता हावड़ा प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक केंद्र। अगला है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो ये मुंबई वाला का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊनी वस्त्र केंद्र है? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला है, सूती धागे की विश्व व्यापार में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है जो कुल व्यापार का 10% है? तो कुल व्यापार का 0.25% है, तो याद रखिएगा। अगला है, भारत की जीडीपी में कपड़ा उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत है? एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 0.04%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या है? देखिए, अगर प्रति वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो निवास करता है यहाँ पे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो यह भागलपुर जिले में पड़ता है। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि उद्योग शहर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डालमिया नगर। याद रखिएगा आप सभी, सबसे बड़ा कृषि उद्योग क्षेत्र था डालमिया नगर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वना आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैमूर। याद रखिएगा, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना कोयले पर आधारित है? तो देखिए, कोयले पर आधारित है इनमें से सभी, यानी कि बरौनी, कांटी और बाढ़, ये सभी कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है। बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा ही इसका मुख्य आधार था। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र और राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची में क्या है? जैसे जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद आपका शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग का। अगला है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस से। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बता सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। सरकार के निर्णय और नीति के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगला है, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आबादी पर। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में लागू हुआ था सबसे पहले। बात समझे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? देखिए, आपातकाल लगाने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को कानून बनाने के पहले कितने चरणों से होकर गुजारना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 चरणों से। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य की संख्या कुल कितनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य हैं। अगला है इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो देखिए राजनीतिक अधिकार की बात किया जाए तो चुनाव लड़ने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, जबकि काम करना या परिवार जीवन का अधिकार पारंपरिक जीवन का अधिकार ये सभी राजनीतिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, इसका एक अच्छा परिणाम माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता सबसे पहले है क्या, नियमित चुनाव कराना यह है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है, मौलिक अधिकार का रक्षा करना ये भी है, जबकि केंद्रीकृत निर्णय लेना ये नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है। तो देखिए आरटीआई फाइल वही दाखिल कर सकता है जो भारत का नागरिक हो, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। सत्ता साझाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्ता साझाकरण के बारे में कथन सत्य हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही कथन है। सत्ता को विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है, ये भी सत्य है। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूह के बीच साझा किया जा सकता है, ये भी सत्य कथन है। अगला है कि डैश बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए सामुदायिक सरकार, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव से जुड़ा है। तो ये किसके उद्भव से जुड़ा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की उद्भव से जुड़ा है। अगला है कि भारत की चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करना है तो एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक क्या है। तो वो कम से कम 4 राज्यों में, याद रखिएगा आप सभी, राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर मान्यता है तब जाके उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सशस्त्र क्रांति। ये लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है, जबकि जन लामबंदी, संसद का उपयोग करना और न्याय करना ये सभी है, जबकि सशस्त्र क्रांति ये नहीं है। अगला है भारत के लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा। पहला देखिएगा लोकतंत्र का मूल आधार चुनाव है, जो प्रतिनिधियों का चयन की प्रक्रिया है, ये भी सत्य कथन है। ये आपका लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर चुनाव हो और प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। उसके बाद है शिक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। न्याय व्यवस्था भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला है विस्तार की चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है। तो यहाँ पर विस्तार की चुनौती की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कथन है कि स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, यह भी सत्य कथन है, बिल्कुल सही है कि स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति देना चाहिए, ठीक है, तभी जाके कार्य बढ़िया हो पाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना, नहीं, ये कथन गलत है। एक संप्रभु और एक कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना ये विस्तार पूर्व चुनौती का सही कथन नहीं है। उसके बाद है कि संघ की सभी इकाई तक संघीय सिद्धांत का विस्तार करना, सही है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह का समावेश करना, तो ये भी सत्य कथन है। तो कथन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी वाला होगा 1 3 4। बात समझे। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो सारे PYQ क्वेश्चन था, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट भी बताए हैं, ठीक है। और इससे पहले एक सेट हम कंप्लीट करवा दिए थे, जाके देख लीजिएगा। देखिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पर पकड़ कर लीजिए, आप सभी रिजल्ट आराम से बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। बात समझे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।